दोस्तों सभी मित्रों को नमस्कार। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस जीके जीएस सेशन में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रतियोगिता करते हैं जीके जीएस की, और उस प्रतियोगिता से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे। रिवीजन क्लास रहेगा ये, और इस रिवीजन क्लास की अगर बात करें तो यहाँ से आपके 10 प्रश्न जीके जीएस प्रतियोगिता में रहेंगे। तो आप लोग ज़रूर इसको तैयारी करिएगा, तैयारी करके आइएगा, तब प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होगा। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले यार जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न होती है कि अम्ल वर्षा का कारण कौन सी गैस होती है। अब यहाँ पर कई चीज़ें आपको दे देंगी कि CO2, NO2, SO2, तो कई गैसें देंगी। तो यहाँ पर राइट आंसर है मेरे भाई SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके रहेंगे, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, एक करंट का ये बहुत मस्त प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने समुद्र की गहराई में जाकर CO2 गैस को निक्षेपित करने की योजना बनाई है। समुद्र की गहराई में जाकर CO2 गैस को निक्षेपित करने से कार्बन डाइऑक्साइड की जो समस्या है हमारे पर्यावरण में वो समाप्त हो जाएगी। तो कौन से देश ने ये कार्य करने की योजना बनाई है? तो इसके लिए राइट आंसर है मेरे भाई डेनमार्क देश। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि कहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न में बात करेंगे कि कहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है। तो कहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है, ये प्रश्न कई बार से पूछता है। तो इसमें देखिए कई जगह मीथेन गैस पाई जाती है। एक तो धान के खेतों में ये आता है, दूसरा एक गोबर में, तीसरा एक नालों में, ये जो नाले होते हैं वहाँ पर भी मीथेन गैस होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भूकंप जब आता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो भूकंप आने पर आपका रेडान गैस निकलता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूकंप आने पर रेडान गैस निकलता है। एक प्रश्न दोस्तों पूछता है कि निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा पाई जाती है? सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा किस चीज़ में होती है? तो इसके लिए राइट आंसर है मेरे भाई पानी में। पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत सारे लोग जब पानी से जल जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, क्योंकि उसके अंदर विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न मेरे भाई कि यूनाइटेड नेशंस UN की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी UN की स्थापना। एक प्रश्न है मेरे भाई कि ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 को ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। एक और प्रश्न में मेरा HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। सचिन सान्याल ने इसकी स्थापना की थी कानपुर में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछता है कि HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। तो इसको आपको देख के आना है। अब बात दोस्तों किताबों पे करेंगे। तो किताबों की अगर बात करें तो हैमलेट नामक एक किताब है, आपको बताना है हैमलेट नामक किताब की रचना किसने की है। तो हैमलेट नामक जो किताब की रचना है वो शेक्सपियर ने की है। शेक्सपियर का ये हैमलेट बहुत प्रसिद्ध है और ये बहुत बार पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उसकी तैयारी बना के रखनी है हमको। अगला प्रश्न मेरे भाई, एक पुस्तक है कितनी नावों में कितनी नाव। तो ये अगे ने इसकी रचना की है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। कितनी नावों में कितनी बार, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और कई बार पूछी गई है। और एक पुस्तक मेरे भाई पॉलिटिक्स, ये अरस्तु की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न दोस्तों बहुत बार आता है कि कौन सा कर राज्य सरकार लेती है या कौन सा कर केंद्र सरकार लेती है। तो इस सब बातों को आपको बहुत ध्यान रखना है और ये प्रश्न जरूर पूछे हैं। जैसे यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि निगम कर कौन लेता है। तो निगम कर लेती है केंद्र सरकार।
मनोरंजन कर है वो राज्य सरकार लेती है, वाहन कर है वो राज्य सरकार लेती है, ठीक है, भू राजस्व कर है ये राज्य सरकार लेती है, लेकिन जो निगम कर है, कारपोरेट टैक्स, ये केंद्र सरकार लेती है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है या तो राज्य सरकार कौन सी टैक्स लेती है या केंद्र सरकार कौन सी टैक्स लेती है, इन दोनों टैक्सों से किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है मेरे भाई कि कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है, कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के लिए आपको बहुत ही ध्यान से रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछता है कि प्रत्यक्ष कौन है, अप्रत्यक्ष कौन है। तो इन दोनों में से एक चीज़ आप ध्यान रख लो, एक चीज़ आप पता कर लो तो दूसरा अपने आप पता हो जाएगा। जैसे अगर आपने अप्रत्यक्ष कर ध्यान कर लिया तो प्रत्यक्ष कर अपने आप ही पता चल जाएगा। जैसे दो भाई हैं, एक भाई को पता कर लो तो दूसरे भाई का पता वो अपने आप जो भाई रहेगा वो बता देगा। तो इस प्रकार से ये होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई मैं अप्रत्यक्ष कर बता रहा हूँ, तो अप्रत्यक्ष कर एकदम ध्यान से रख लीजिएगा, फिर प्रत्यक्ष कर अपने आप ही पता चल जाएगा। प्रत्यक्ष कर से जो भी प्रश्न आएंगे वो आप हल कर लेंगे। तो अप्रत्यक्ष कर के लिए आप एक ट्रिक याद करो, आपने एक wipro.com कंपनी सुनी होगी, उसी से ये रिलेट करके बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं WEV प्रो pro.com.in, ये सारे अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। अब इसमें क्या हम बताएं, वी से हो जाएगा आपका वेल्थ, ये ट्रिक मैंने बताया, वी से हो जाएगा वेल्थ टैक्स, ठीक। प्रो से हो जाएगा प्रॉपर्टी जो है वो भी प्रॉपर्टी टैक्स, वो अप्रत्यक्ष टैक्स है। वेल्थ टैक्स अप्रत्यक्ष टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स। काम से हो गया इनकम टैक्स, ठीक है। प्रॉपर्टी काम से हो जाएगा कॉर्पोरेशन टैक्स, सॉरी यहाँ पे कॉर्पोरेशन टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स। और इन से हो जाएगा इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स मैंने पहले बता दिया था। तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और वेल्थ टैक्स, ये जो 4 टैक्स है ये आपके अप्रत्यक्ष कर हैं। और ये ट्रिक आप शायद ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा आपको। wipro.com.in, वी से हो जाएगा वेल्थ, प्रो से हो जाएगा प्रॉपर्टी, कार से हो जाएगा कॉर्पोरेशन और इन से हो जाएगा इनकम। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे सामने भाई आया है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने कोर्ट की तरह काम किया है, यानी उस राज्य की विधानसभा ने कोर्ट की तरह काम करके सज़ा सुनाई है, डीएम और पुलिस वालों को सज़ा सुनाई है, यानी कोर्ट की तरह काम किया है उस राज्य की विधानसभा ने। तो ये अपने आप में बहुत पूर्ण निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने कोर्ट की तरह काम किया और उसने पुलिस वालों और डीएम को सज़ा सुनाई। मामला ये था कि 2004 का एक मामला था जहाँ पर विधायक जी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पर पुलिस वालों ने डीएम के आदेश से लाठीचार्ज किया था। तो यहाँ पर पुलिस वाले और डीएम ने, जिससे विधायक जी को चोटें आ गई थी, उनकी हड्डी टूट गई थी, तो इसलिए ये आरोप डीएम और पुलिस वालों पर साबित हुआ। तो विधानसभा ने ये डिसीजन लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो ये करंट का मुद्दा बहुत ही बेहतरीन है। अगला प्रश्न मेरे भाई, टुंड्रा प्रकार की जलवायु को और किस नाम को जाना जाता है? तो टुंड्रा प्रकार की जलवायु को ध्रुवीय जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न मेरे भाई, पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न मेरा भाई, जो मेघालय है उसको बादलों का राजा भी कहा जाता है। तो मेघालय को प्रश्न आपसे पूछा गया कि किसको बादलों का राजा कहा जाता है? तो मेघालय को बादलों का राजा भी कहा जाता है। एक प्रश्न आता है मेरे भाई कि गांधी जी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो गांधी जी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है और ये जो गांधी जी है इनको एकदम से आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांधी जी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गांधी जी को भाई के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा कि किस राजनेता को भाई के नाम से जाना जाता था? तो गांधी जी को भाई के नाम से जाना जाता था।
गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारी भर्तियाँ की घोषणा जो की थी, इसलिए उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से भी जाना जाता है। और गांधी जी को मलंग बाबा के नाम से भी जानता है, मलंग बाबा के नाम से भी गांधी जी को जाना जाता है। गांधी जी को नेक्स्ट नाम है कि गांधी जी को भंगी शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है गांधी जी से, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब थोड़ा बुद्ध की तरफ चलते हैं, थोड़ा ज्ञान अर्जन कर लेते हैं। बुद्ध जी का नाम सुनते ही ज्ञान की बातें झलकने लगती हैं। तो बुद्ध जी को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो निरंजना नदी के किनारे मिला था। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध जी को ज्ञान कितने वर्ष की आयु में मिला था? 35 वर्ष की आयु में मिला था। बुद्ध जी को ज्ञान कब मिला था? बुद्ध पूर्णिमा के दिन मिला था। बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश किसे दिया? सारनाथ में दिया 5 पंडितों को। और दूसरा कभी कभी नाम आता है जो बंजारों को जिन्होंने दिया था, जिनका नाम था भल्लिक और तपस्सु। तो कभी कभी ये भी ऑप्शन में रहते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी दिया है ऑप्शन, तो इसलिए इसको भी जानना जरूरी है। 5 पंडित आ गए तो 5 पंडित, नहीं तो भल्लिक और तपस्सु आ गए तो भल्लिक और तपस्सु। अगला प्रश्न है दोस्तों मेरे भाई कि कैबिनेट सभा की जब बात आती है तो कई चीज़ें आती है। कैबिनेट सभा का गठन किस प्रस्ताव दिया गया था? किसके प्रस्ताव द्वारा? तो माउंटबेटन प्रस्ताव द्वारा कैबिनेट सभा का गठन किया गया था। ठीक है, कैबिनेट सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट सभा की प्रथम बैठक हुई। और कैबिनेट सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये सब कई चीज़ें आती हैं। और कैबिनेट सभा में जो प्रत्येक सदस्य कितने जनसंख्या पर था? तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य कैबिनेट सभा में था। तो ये सब कई चीज़ें हैं। कैबिनेट सभा के संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो परमानेंट अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार के कई सारे प्रश्न रहते हैं कैबिनेट सभा से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। एक प्रश्न आता है मेरे भाई आपका कि जो बहुत सारे संगठन हैं, जैसे भारत में इसरो हो गया, इंडियन स्पेस यानी अंतरिक्ष संगठन है, उनसे एक प्रश्न आता है कि कौन सा अंतरिक्ष संगठन किस देश का है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे इसरो है वो भारत का अंतरिक्ष संगठन है। ESA यानी इसे बोलते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद JAXA, JAXA जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। उसके बाद रासकास्मोस, ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। उसके बाद नासा, ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न है मेरे भाई कि बहुत सारे जो हमारे प्रसिद्ध लेखक कवि रहे हैं, उनसे संबंधित एक प्रश्न पूछता है कि वो किसके समकालीन थे। जैसे यहाँ पर है सूरदास जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद समर्थ दास शिवाजी के समकालीन थे और शिवाजी के दरबार में रहते थे। तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे। कालिदास गुप्त काल से संबंधित है। तो इस सारे प्रश्न पूछते हैं आपसे, तो इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। आखिरी प्रश्न है मेरे भाई, आखिरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो ये है कि आपको बताना है मेरे भाई कि कौन सा देश ने परमाणु पनडुब्बी के लिए आपस में समझौता किया है। और इस मिशन को उन्होंने आकस मिशन
आकाश मिशन नाम दिया है। आकाश मिशन की बात करें तो आकाश मिशन कौन से देशों ने मिलकर शुरू किया है और इस मिशन का मेन उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का मेन उद्देश्य है परमाणु पनडुब्बी का निर्माण। और आकाश मिशन के लिए 3 देश मिलकर समझौता किए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका, ये 3 देश हैं जिन्होंने मिलकर परमाणु पनडुब्बी बनाने का समझौता किया है। तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आकाश मिशन। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे मेरे भाई, तो आप लोग ज़रूर इसको तैयार रखिएगा। और आज से इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय दृष्टिवादी समाज, जय हिंद।